Hello students, welcome to you all in the second part of the first chapter in political democracy in the contemporary world. Previous video में हमने चिले की स्टोरी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वहाँ डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया था। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। Let us turn to another event, this time from Poland. इस बार हम एक दूसरी घटना के बारे में, एक दूसरे इवेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि पोलैंड की है। In 1980. At that time, Poland was ruled by the Polish United Workers Party. उस समय 1980s में पोलैंड में the Polish United Workers Party रूल किया करती थी। This was one of the many communist parties that ruled in several countries of East Europe at that time. उस टाइम पे यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज का बहुत ज़्यादा रोल था, बहुत ज़्यादा पावर थी। इन दीज कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड टू फंक्शन। जिन जिन कंट्रीज में यानी ईस्टर्न यूरोप में जिन जिन कंट्रीज में कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था तो वहां पे कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड नहीं था कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेशन करें। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी लीडर को वहां के लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया करते थे। Those who spoke against the leaders or the party or the government were put in prison. कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर पार्टी के अगेंस्ट, कम्युनिज्म के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी चीजों को बोला करता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, उसे प्रिजन में डाल दिया जाता था। The government in Poland was supported and controlled by the government of the Soviet Union, USSR, a vast and powerful communist state. USSR, सोवियत यूनियन, यानी कि जितनी भी ईस्टर्न यूरोप में आपके कम्युनिस्ट कंट्रीज थी जहां पे कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था, वो किसके अंडर काम किया करती थी? सोवियत यूनियन के अंडर काम किया करती थी, जो कि एक बहुत बड़ा कम्युनिस्ट स्टेट था जिसमें बहुत सारी रिपब्लिक कम्युनिस्ट कंट्रीज एक साथ इन्वॉल्व थी। On 14th August 1980, the workers of Lenin shipyard in the city of Dansk went on a strike. अब 14 अगस्त 1980 की बात है जहां पे लेनिन शिपयार्ड में काम करने वाले, कहाँ के? डांस्क, जो एक आपकी सिटी का नाम है, तो वहां के शिपयार्ड में काम करने वाले लोगों ने हड़ताल कर दी। द शिपयार्ड वॉज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो शिपयार्ड था उस पे किसका हक था? गवर्नमेंट का हक था। इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। पोलैंड में जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, उनमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट पूरा हुआ करता था। द स्ट्राइक बिगेन विद अ डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर। और स्ट्राइक क्यों रखी जा रही थी? क्योंकि एक क्रेन ऑपरेटर जो कि अ वुमेन वर्कर, जो कि वुमेन वर्कर थी, हु वॉज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, जिसे इलीगली उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था, तो लोगों का कहना यह था कि उसको दोबारा उसकी नौकरी पे रखा जाए, तो इस वजह से वहां हड़ताल की जा रही थी। दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल, और जो स्ट्राइक थी वो इलीगल थी। क्यों? बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में किसी को भी ट्रेड यूनियन बनाने का राइट नहीं था। एज अ स्ट्राइक कंटिन्यूड, जैसे जैसे हड़ताल आगे बढ़ती गई, अ फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ द शिपयार्ड, फॉर्मर मतलब पहले का, तो उस लेनिन शिपयार्ड में पहले इलेक्ट्रिशियन काम किया करता था जिसका नाम था लेक वेल्सा, जॉइन द स्ट्राइकर्स। तो उसने क्या किया? लेक वेल्सा भी इन हड़ताल कर्मियों के साथ शामिल हो गया। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे। 1976 में लेक वेल्सा को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने हायर पे, सैलरी बढ़ाने की बात कही थी। वेल्सा सून इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और बहुत जल्द उस हड़ताल का, जो हड़ताल हो रही थी, उस वुमेन वर्कर को वापस काम पे रखने की, उसका वो लीडर बन गया। द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी। डांस के पूरे शहर में जब इस स्ट्राइक के बारे में पता लगा, नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स, तो उनकी डिमांड भी बढ़ती चली गई। दे वांटेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। उनकी पहली डिमांड थी कि उन्हें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने का राइट मिले। दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी ऐसे लोग जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, और मैगजीन्स में, अखबारों में जो सेंसरशिप, गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप लगी थी, जिसके
उसमें कि किसी भी अखबार को, किसी भी लोगों को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का राइट नहीं था। गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनकी इलीगल पॉलिसीज के अगेंस्ट उन्हें बोलने का राइट नहीं था। तो इस सेंसरशिप को भी खत्म करने की बात की गई। The movement became so popular that the government had to give in. The worker led by Valesa signed a 21-point agreement with the government that ended their strike. अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि इनकी जो स्ट्राइक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो गवर्नमेंट और वर्कर के बीच में 21 पॉइंट्स एक एग्रीमेंट साइन किया गया। The government agreed to recognize the workers' right to form independent trade union and their right to strike. तो जो स्ट्राइकर्स थे, जो हड़ताल कर्मी थे, उन्हें अधिकार दिया गया कि वो ट्रेड यूनियन का गठन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये हड़ताल करना, अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करना, वो उनका अधिकार बन गया। आफ्टर द डांस एग्रीमेंट वॉज साइन, और ये जो समझौता, जो एग्रीमेंट वर्कर्स और वहाँ के गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, वो डांस एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सोलिडेरिटी, और जो एक नई ट्रेड यूनियन को जो बनाया गया उसका नाम रखा गया सोलिडेरिटी, यानी कि एकजुटता। was formed. It was the first time an independent trade union was formed in any of the communist states. ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी कम्युनिस्ट स्टेट में ट्रेड यूनियन बनाने का राइट दिया जा रहा था। विद इन अ ईयर, लेकिन साल भर के अंदर, सोलिडेरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड एंड हैड अबाउट 1 करोड़ मेंबर्स। मतलब डांस्क के शहर के अलावा पूरे पोलैंड में सोलिडेरिटी के बारे में पता चल गया और उसके 1 करोड़ मेंबर्स हो गए। Revolution of widespread corruption and mismanagement in the government made matters worse for the rulers. जब लोगों को वाइडस्प्रेड करप्शन, गवर्नमेंट की करप्ट पॉलिसीज के बारे में, मिसमैनेजमेंट जो किया जाता है उसके बारे में पता चला, तो जो सिचुएशंस थी वो और ज्यादा बिगड़ती चली गई। द गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जेरुल्स्की, और उस समय गवर्नमेंट किसके द्वारा लीड की जा रही थी? जनरल जेरुल्स्की के द्वारा की जा रही थी। ग्रीवेंशियस, तो गवर्नमेंट की चिंता बढ़ गई। एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन दिसंबर 1981। तो गवर्नमेंट ने सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन को दबाने के लिए मार्शल लॉ को पोलैंड पे लागू कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन। सॉलिडेरिटी के जो मेंबर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस वर वंस अगेन टेकन अवे। और जो वो 21 पॉइंट्स जो एग्रीमेंट, डांस एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें जो राइट दिए गए थे लोगों को, वो उनसे दोबारा से छीन लिए गए। Another wave of strikes again organized by Solidarity began in 1988. Then 1988 में Solidarity जो ट्रेड यूनियन थी उन्होंने दोबारा से स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। This time, लेकिन इस समय the Polish government, जो पॉलिश गवर्नमेंट थी, was weaker, वो बहुत कमजोर थी। The support from Soviet Union uncertain and the economy was in decline. सोवियत यूनियन की जो पावर थी, जो कंडीशन थी, वो धीरे धीरे कम होते जा रही थी और जो पोलैंड की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी डिक्लाइन, यानी कि घटती जा रही थी। अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद वेल्सा रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1988 फॉर फ्री इलेक्शंस। जिस तरीके से डांस्क एग्रीमेंट 21 पॉइंट्स में साइन किया गया था, ठीक ऐसे ही इस स्ट्राइक के आगे भी गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेक दिए और लेक वेल्सा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया इन अप्रैल 1989, जिसमें फ्री इलेक्शंस के लिए उन्हें सहमति दी गई। Solidarity contested all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. Solidarity ट्रेड यूनियन ने 100 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़े, जिसमें से 99 सीट्स पे वो विन हुए। In October 1990, Poland had its first presidential election in which more than one party could contest. अभी आपने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1980s के टाइम पे जो यूरोपियन, जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स थे, जो ईस्टर्न आपकी कंट्रीज थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करने का राइट नहीं था। ये पहली बार था जिसमें मल्टी पार्टी ने इन्वॉल्वमेंट दी थी। वेल्सा वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, और इस इलेक्शंस में जो लेक वेल्सा है वो वहां के प्रेसिडेंट बने। नाउ our next topic is 2 features of democracy. We have read 2 different kinds of real life stories. The story from Chile was of a democratic government led by Allende being replaced by a non-democratic military government of Pinochet, followed by restoration of democracy. अभी आपने चिले की जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसके बारे में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से वहाँ से
आइंदे की गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन किया गया था मिलिट्री कूप के द्वारा, एंड देन आफ्टर 17 ईयर्स रेफरेंडम के थ्रू वहां दोबारा से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। इन पोलैंड वी ट्रैक्ड द ट्रांसिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अगर हम पोलैंड के बारे में बोले तो पोलैंड में क्या हुआ था कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कम्युनिज्म को ज्यादा वहां पे फोकस किया जाता था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहां ज्यादा फॉलो किया जाता था, किसी भी पार्टी को उसमें इन्वॉल्वमेंट करने की इजाजत नहीं थी, उन्हें परमिशन नहीं थी इलेक्शंस में, तो वहां नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसिट किया गया। लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन दीज स्टोरीज। There were many differences between Pinochet rules in Chile and the communist rule in Poland. पोलैंड और चिले दोनों की ही अगर हम डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन की बात करें तो दोनों में ही काफी डिफरेंस है। चिले वॉज रूल्ड बाय अ मिलिट्री डिक्टेटर वाइल पोलैंड वॉज रूल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम चिले की बात करें तो चिले में जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो किसकी थी? अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो आपके ऑगस्टो पिनोशी थे। और अगर हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन सी थी? वर्कर्स पार्टी, लेबर्स वर्कर्स पार्टी, कम्युनिस्ट से जुड़ी थी, कम्युनिज्म से जुड़ी हुई थी। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम्ड दैट इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस। पोलैंड की गवर्नमेंट का ये मानना था कि वो वर्किंग क्लास के बिहाफ में गवर्नमेंट को वहां पे रूल करा रहे हैं। पिनोशी मेड नो सच क्लेम। पिनोशी ने ऐसा कुछ नहीं किया एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, yet both had some common features. The people could not choose or change their rulers. दोनों ही कंडीशन में एक सिमिलैरिटी ये थी कि ना ही चिले में ये अलाउड था और ना ही पोलैंड में कि वहां के लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट कर सके, चूज कर सके। नेक्स्ट, there was no real freedom to express one's opinions, form political associations and organize protest and political actions. पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो था और ना ही उन्हें अपने आइडियाज, अपने जो उनके ओपिनियंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करने की फ्रीडम थी। द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाइड अबव, जिन तीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, आइंदेज चिले, वेल्सास पोलैंड एंड बैशले चिले, are different in their approach towards social and economic matters. अगर इसमें देखा जाए तो सोशल वे में और इकोनॉमिक वे में इन सब में काफी डिफरेंस भी है। आइंदे प्रिफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी। आइंदे की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उनका मानना ये था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जो इकोनॉमी को, किसी कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, उसमें टोटल कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट का हो। वेल्सा वांटेड द मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और लेक वेल्सा ये चाहते थे कि जिस तरीके से पोलैंड में कम्युनिज्म को ज्यादा फोकस किया जाता था तो गवर्नमेंट का जो मार्केट है, मार्केट के ऊपर जो कंट्रोल है बिल्कुल हट जाए। बैचले स्टैंड समवेयर इन द मिडल इन दिस इशू। और बैचले इन दोनों के बिल्कुल बीच में, जैसे कि येट दीज थ्री गवर्नमेंट शेयर सम बेसिक फीचर्स। अगर हम इन तीनों गवर्नमेंट्स की बात करें तो यहाँ हर जगह, तीनों जगह पे नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेसी को वहां पे स्टेबलाइज किया गया। पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बाय द आर्मी, अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी एक्सटर्नल पावर। द पीपल एंजॉयड सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स। फ्रॉम दीज टू स्टोरीज लेट अस ड्रॉ अ रफ वे टू आइडेंटिफाई अ डेमोक्रेसी। इन एग्जाम्पल से, पोलैंड और चिले की गवर्नमेंट के एग्जाम्पल से हम डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो लोगों को, जो वहां के लोगों को ये राइट देती है कि वो अपने रूलर्स को खुद चूज करें। इन अ डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। यानी लोगों के द्वारा चुने गए जो उम्मीदवार होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही गवर्नमेंट बना के कंट्री पे रूल करते हैं। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, यानी अपनी बातों को सरकार के सामने रखने की डेमोक्रेसी में फ्रीडम होती है। वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन चैप्टर 2 एंड डेवलप अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वी शैल ऑल्सो नोट सम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। चैप्टर 2 में हम डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। Our next topic is the changing map of democracy. In पेज नंबर 8 और 9 में आप इजीली अपनी बुक में देख सकते हैं कि यहाँ आपको 3 मैप्स दिए गए हैं जिनमें अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन आपको डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को किन किन कंट्रीज में फॉलो किया जा चुका है इसके बारे में बताया गया है।
नाउ इन फर्स्ट मैप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 to 1950 तक के ड्यूरेशन का टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक ऐसे ही आपके सेकंड मैप 1.2 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975 के टाइम ड्यूरेशन यानी 1950 टू 1975 के ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है। सेम इन 1.3 यहाँ आपको 2000 तक किन किन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो किया जा चुका था उसे बताया गया है। तो आप इन तीनों मैप्स का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखेंगे हम इस कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, कई देशों ने इसको अडॉप्ट किया है ना। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वो हम अपने आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। On the basis of today's video, I have given you some questions and you have to write down their answers with the help of this video in your notebook. Thanks for watching.